हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंगा योर टैक्स मेंटर। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स हमेशा मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप रिवीजन प्लान तो ले आए, रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बता दिए। आपने प्रॉमिस किया था कि हमें एक टॉपिक वाइज आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट बताओगे जिससे हमें एग्जामिनेशन में रिवीजन करने में हेल्प होगा। हम फोकस प्रायोरिटी वो सारे सेक्शंस में देंगे। फाइनल डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, स्टूडेंट्स को अक्सर डिफिकल्ट होता है इतना बड़ा सब्जेक्ट रिवाइज करने में। तो एक गाइडेंस टूल मिल जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको एकदम 100% देखकर जाना है, जिससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आने की चांसेस है, उसको हम लोग ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसका लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ मैं आपको सेक्शन का भी पूरा डिटेल दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने हैं रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले आप आओगे इनकम टैक्स के बेसिक्स में। इनकम टैक्स के बेसिक्स में सबसे पहले आपको इनकम का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि इनकम का क्या डेफिनेशन है। वहां से इंस्टीट्यूट आपको काफी बार एमसीक्यूज कनेक्ट करके पूछता है। टैक्स रेट्स, जो भी इनकम टैक्स रेट्स है हर एक पर्सन का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओ, एजेपी, कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका कंसेशनल टैक्स रेट्स, इनका नॉर्मल टैक्स रेट्स, सब कुछ, सरचार्ज, सेस, एवरी सिंगल थिंग, रिबेट अंडर 87 है, ये सब आपको एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो इनकम टैक्स रेट्स आपको अच्छे से कवर करके जाना है। दिस इज फ्रॉम इनकम टैक्स बेसिक्स। रेसिडेंशियल स्टेटस अगेन एमसीक्यू के लिए, फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको कि व्हेन आर यू रेसिडेंट, व्हेन आर यू नॉन रेसिडेंट, कंपनी के लिए अलग, इंडिविजुअल के लिए आरओआर, आरएनओआर, डीम रेसिडेंट, सबका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू, इनकम डीम टू रिसीव, सेक्शन 5 में अच्छे से दिया हुआ है कि कब कब, सेक्शन 9 में इनकम डीम टू अक्रू होगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होगी, इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगा, किसके लिए होगा, किसके लिए नहीं होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड है, बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। एकदम बेसिक से आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था, फाइनल में भी ये सब कुछ रेलिवेंट होगा सर। पीजीबीपी इज द नेक्स्ट बिग चैप्टर विच यू नीड टू टेक अप फॉर योर रिविजन। पीजीबीपी में सबसे पहले आता है आपका चार्जिंग सेक्शन, दैट इज पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। 29 हो गया आपका कंप्यूटेशन लिंक, वहां से बहुत सारे सेक्शंस कनेक्ट होते हैं जो कि स्टार्ट होगा 32-37 में। अलाउेबल एक्सपेंसेस, ये आपका कोर एरिया है कि अल्टीमेटली कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी में मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट एज पर पीएल से स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस को आप एड बैक करेंगे और बहुत सारे इनकम जो पीएल में क्रेडिटेड है उसको लेस करेंगे इफ नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। डेप्रीसिएशन का डिडक्शन आपको कैसे मिलता है एकदम प्रॉपर अच्छे से आपको बताना चाहिए। उसमें से आपको ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि एडिशनल डेप्रीसिएशन का डिडक्शन 115 बीएससी में आपको नहीं मिलता है, तो एडिशनल डेप्रीसिएशन का आपको डिडक्शन नहीं देके आना है। साइंटिफिक रिसर्च जनरली रेयर है बट स्कोरिंग है बहुत ईजी, अगर आ गया तो डेबिटेड है तो आपको फुल डिडक्शन देना है और 115 बीएससी में आपको क्लेम नहीं मिलेगा सर। इंटरेस्ट डिडक्शन सिंपल एडजस्टमेंट होता है। पीएफ ईएसआई का ड्यू डेट के बाद में अगर आपने डिपॉजिट किया तो यहाँ पे आपको डीम्ड इनकम आना जाएगा, डिडक्शन नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप है, ध्यान रखिएगा। इसमें इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज नॉट रेलिवेंट, इसमें इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए 43 बी लगेगा सर। 37 में जनरल डिडक्शन है, पूरा कंसेप्चुअल है। टीडीएस का चैप्टर से लिंक्ड है पूरा, 40 आईए का, 40 आई का, डिसअलाउंस का एडजस्टमेंट्स, तो ये कॉमन एडजस्टमेंट्स आपको लेकर पकड़ना पड़ेगा सर यहाँ पर सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 48(3) में कैश पेमेंट्स डिसअलाउड। इसमें से फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू आता है कि कौन कौन से 48(2), 48(3) में कौन कौन से सिचुएशंस में कैश पेमेंट्स अलाउड होगा, नहीं होगा। रिलेटेड पार्टी एडजस्टमेंट्स में 48(2) आता है, थ्योरी बेस्ड है। रेमिशन टैक्सेबल होगा, आपका रेमिशन सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये भी एडजस्टमेंट में आता है। पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 43 सीए में स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां से भी सवाल आता है। 44 एडी में जितना भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, एडी, एडीए, ये सारा आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से यहां से भी आता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, ये पीजीबीपी का सारा एडजस्टमेंट्स है जो कि अलाउंसेस डिसअलाउंसेस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहां से इंस्टीट्यूट आपको डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन पूछता है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ में एक बेसिक आपको समझना है। पहले तो आपको इंट्रा हेड सेट ऑफ सेक्शन 70, इंटर हेड सेट ऑफ सेक्शन 71, उसके बाद बिजनेस लॉसेस के ऊपर क्या सेट ऑफ की प्रतिक्रिया है, ये सब कुछ बेसिक्स आपके एग्जाम में आएगा। स्पेक्युलेटिव लॉस है 73, कैपिटल लॉस एंड रिटर्न का कंडीशन, अगर आपको लॉसेस टाइमली कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज पर सेक्शन 80। तो कैरी फॉरवर्ड
डिविडेंड सेट ऑफ का एक बेसिक प्रोविजन है जो आपके एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता है। अब इसके केस में स्पेशल कैरी फॉरवर्ड के सिचुएशन है जो 72AA 72AB ये सब में पूछा जाता है कि अगर मान लो आपका कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू LLP या फिर कोई अमेलगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, तो हर सिचुएशंस में आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया जाएगा फॉर द बैलेंस पीरियड। इसमें अमेंडमेंट आई है, आपको रिमेनिंग पीरियड ही मिला जाएगा, आपको फुल पीरियड 8 ईयर्स का या 4 ईयर्स का नहीं मिलेगा सर। कैपिटल गेन्स मेरे हिसाब से कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। कैप गेन का चैप्टर में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स है। एक तो इंडेक्सेशन हट गया है, इंडेक्सेशन का कोई चक्कर नहीं है सर कैपिटल गेन में, तो कैप गेन में इंडेक्सेशन हटा है, बट कुछ केस में इंडेक्सेशन मिलता है व्हेन यू आर कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, तब जाके आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। दैट टू फॉर इंडिविजुअल HUF ट्रांसफरिंग लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 24 एंड ट्रांसफरिंग आफ्टर 23 जुलाई 24। तो ये सब सिचुएशंस में आपको ये वाला सारे के सारे जो है सेक्शंस मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो आपको क्या क्या देख के जाना है बेसिकली कैप गेन में, ऐसे तो फुल चैप्टर रिकमेंडेड है बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक तो कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 10 1A 1B 2 3 4 व्हाटएवर। फिर JDA का जो टैक्सेशन है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये भी काफी टाइम से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। कंप्यूटेशन कैसे होता है इसके वर्किंग नोट्स अच्छे से आना चाहिए कि कंप्यूटेशन कैसे करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के क्या अलग अलग रूल्स है, डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में कैप गेन कैसे निकाला जाता है 50, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये मोस्ट आस्क्ड है। अनकोटेड शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू अगर लेस देन एक्चुअल प्राइस है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, दैट्स द अमेंडमेंट। हाउस का एग्जम्पशन 54 सीरीज के जितने भी एग्जम्पशन है, चाहे वो 54 है, 54F है, 54EC है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 तरह के सेक्शन है जो इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में पूछता है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इसमें लिमिट्स कितना है, किसको क्या बेचने में मिलेगा, ये सब आप पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट टैक्स का स्पेशल रेट्स, एक तो 115BA है, AA है, BAB है और मैट का टैक्स नॉर्मल कंपेयर कैसे करता है नॉर्मल प्रोविजंस के साथ। नॉर्मल प्रोविजंस में नॉर्मल टैक्स लगेगा, मैट में 15% ऑफ बुक प्रॉफिट लगेगा। बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है, नेट प्रॉफिट एज पर PL प्लस सारे एडजस्टमेंट्स माइनस सारे एडजस्टमेंट्स, बुक प्रॉफिट आ गया। अगर मैट टैक्स ज्यादा है तो मैट देना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट आपका टोटल इनकम है, अकॉर्डिंगली आपको अपना सारा टैक्स कैलकुलेट करना है। सेम चीज मैट और AMT दोनों है। मैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 115JB, इसमें मैट का क्रेडिट भी आपको पता होना चाहिए, 15 साल तक का मैट क्रेडिट अलाउ होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, मैट क्रेडिट के एडजस्टमेंट्स भी आते हैं। अगर आप मैट टैक्स पे कर रहे हो तो आपको मैट का क्रेडिट मिलता है एंड यू विल यूटिलाइज इट अगेन दैट ईयर इन विच यू आर पेइंग नॉर्मल टैक्स। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टैक्स एंड मैट विल बी द मैक्सिमम क्रेडिट विच विल बी अलाउड। AMT भी इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिविजुअल HUF AOP AJP अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो इनको AMT पे करना पड़ता है। AMT पे करने के लिए कैलकुलेशन होता है, अगेन आपको टोटल इनकम प्लस आपको सारे स्पेशल डिडक्शन 10AA के 35AD के और चैप्टर 6A के पार्ट C इनकम बेस्ड डिडक्शंस ऐड करने के बाद अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है तो आपको AMT लगाना पड़ेगा। सारे 18% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर ये टैक्स ज्यादा आ रहा है तो आपके ऊपर AMT लग जाएगा, अगेन AMT क्रेडिट भी आपको मिलेगी। तो ये सब आपके फाइनल DT में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कंसेशनल टैक्स रेजिम, एक होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कौन कौन से एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना कि ये एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलते हैं। 115BC में एक लिस्ट है, वो आपको अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। सिमिलरली BAA में भी अभी अभी हमने देखा 22 कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है, ठीक है। तो BAB में क्या है 22 है और BAA में 22 है और BAB में 15% है। तो कब 15% है, कब 22% है, क्या क्या एग्जेम्पशन डिडक्शंस फॉरगोन करना पड़ेगा, ये कंसेशनल टैक्स रेजिम जो है वो आपको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में जनरली इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला टॉपिक है, एक स्लम सेल वाला टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंट है जो बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में आता है, और डीमर्जर में जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया जाता है यहां से भी इंस्टीट्यूट कैप गेन्स को कनेक्ट करके बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का टॉपिक पूछता है। तो स्लम सेल टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 50B का नेटवर्थ कैलकुलेशन पता होना चाहिए, और फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 इन दोनों के बीच में जो हायर है इसका भी आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। TDS TCS चैप्टर मेरे हिसाब से इस बार आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेट्स ऑफ टैक्स में चेंजेस आए हैं, लिमिट्स में चेंजेस आए, टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट्स बढ़ाया गया है और कुछ हद तक रेट्स को भी कम किया गया है। तो जो मोस्ट कॉमन सेक्शन है वो क्या है, जो मोस्ट कॉमन सेक्शन है वो है 192, 194A, C, J, Q, 195, 206C आपका TCS का सेक्शन है। ऐसे और भी बहुत सारे सेक्शन है, ये मैंने इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया है, आप इसमें से कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते। इट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ एज वेल एज फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। रिटर्न ऑफ इनकम में जनरली इंस्टीट्यूट ये 4 तरह का रिटर्न है। 139 नॉर्मल रिटर्न है, इसमें सारे लिमिट्स जितने भी केसेस फॉर फाइलिंग रिटर्न है, थ्रेशोल्ड याद करो, 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, किसी किसी में 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसीट है, TDS TCS क्रेडिट है, कुछ रूल बेस्ड
बेस्ड है, कुछ ट्रांजैक्शनल बेस्ड है, कुछ टर्नओवर बेस्ड है, वहाँ सब में रिटर्न फाइल करनी रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है, बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है, रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है, अपडेटेड रिटर्न क्या होता है और डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। सब चीज़ आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। असेसमेंट प्रोसीजर में कोई भी चीज़ छोड़ने का नहीं है। जनरली 4 तरह के असेसमेंट है जो इंस्टीट्यूट जनरली आपसे पूछता है। एक आपका 143(1) का प्रोसेसिंग, एक आपका 143(3) का स्क्रूटिनी, 144 बेस्ट जजमेंट एंड 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट और 148 का नोटिस होता है। और इसमें 158 बीसी, ये बीसी है आपका एक साथ है, ये आपका हो जाता है ब्लॉक असेसमेंट। ठीक है, सर्च एंड सीजर ब्लॉक असेसमेंट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक असेसमेंट। तो ब्लॉक असेसमेंट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत रिलेवेंट है, जो कि सर्च एंड सीजर में लगता है। इसमें रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल होती है सेक्शन 154 में, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपल है, 4 साल के सिचुएशन में भी कुछ और कुछ 6 महीना के अंदर भी आपको ऑर्डर पास करनी होती है। नेक्स्ट आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनआरआई का टैक्सेशन। इंस्टीट्यूट जनरली इसमें थ्योरी प्लस केस स्टडी बेस्ड दोनों क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका इसमें अलग अलग 2 सेक्शन है, एडी एसी। इसमें एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का क्या टैक्स रेजिम है, बॉन्ड्स का और जीडीआर के केस में क्या टैक्स रेजिम है, और स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स 115 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है सर। अपील्स में ये लोग जनरली क्या पूछते हैं आपको, अपील टू सीआईटी अपील हो गया, आईटीएटी हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली टाइम लिमिट बहुत ज्यादा आता है। सीआईटी अपील में आप कब अपील फाइल करते हो, इसकी क्या प्रोसीजर है, सीआईटी अपील का क्या पावर है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आईटीएट का पावर क्या है, ट्राइब्यूनल का क्या पासिंग ऑर्डर है, हाई कोर्ट कब करता है, सुप्रीम कोर्ट कब करता है, इसका एक बेसिक टाइम लिमिट्स आपको याद करना है। रिवीजन बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें 263 264 बहुत रेलेवेंट है, यहां से भी इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछता है। पेनल्टीज में ऐसे देखो फुल चैप्टर रिकमेंडेड है, मैं कोई बैंक ऑन चैप्टर पे नाम नहीं दे रहा हूं, बट हाँ जनरली अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग बहुत आता है 270A में, अनएक्सप्लेन्ड इनकम से बहुत ज्यादा आता है, सर्च पेनल्टी अलग है, फॉल्स एंट्रीज, कैश रिसीट्स, कैश लोन रीपेमेंट, एक जनरल पेनल्टी और एक रीजनेबल कॉस्ट का रिलीफ है। यहां से इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा पूछता है। इसके टाइम लिमिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेनल्टी ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, पेनल्टी ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है, यहां से भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से एमसीक्यू पूछ सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट एक ओवरऑल गो थ्रू करके जाना कि चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उनका क्या एग्जामिशंस है, उनका एग्जामिशन कब डिनाई होगा, अगेन स्पेशल प्रोविजन पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार ओवरऑल गो थ्रू करके जाना। नेक्स्ट आपका बैंक ऑन चैप्टर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग और डीटीडब्ल्यूए। ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसफर प्राइसिंग कब एप्लीकेबल है, उसका मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 92B एएलपी एडजस्टमेंट्स आता है जिसमें ट्रांजैक्शनल प्राइसिंग, नेट मार्जिन मेथड हो गया आपका, कॉस्ट प्लस मेथड हो गया, रीसेल प्राइस मेथड हो गया, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। टीपीओ रेफरेंसिंग हो गया, टीपी ऑफिसर का ऑर्डर, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फॉर्म 3C हो गया। ठीक है, इसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी आ जाता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैसे आपको निकालना है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ठीक है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, फिर सेफ हार्बर रूल्स हो गया, सेफ हार्बर रूल्स। ठीक है, फिर थिन कैपिटलाइजेशन, थिन कैपिटलाइजेशन भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। थिन कैपिटलाइजेशन भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो गया, सेफ हार्बर रूल्स हो गया, थिन कैपिटलाइजेशन हो गया, 94B, ये तीनों के तीनों भी आपको अलग से कवर करके जाने हैं। यहाँ से भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा खासा पूछता है। डीटीडब्ल्यूए और इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक तो रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है, यूनिलैटरल रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 91 का यही जनरली पूछता है। एवरेज रेट ऑफ इंडियन टैक्स और एवरेज रेट ऑफ फॉरेन टैक्स का लोअर और उसको डबली टैक्स इनकम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेनिफिशियल प्रोविजन डीटीडब्ल्यूए में कैसे प्रोवाइड होता है वो, और लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन आता है जनरली एग्जामिशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड से कि कितने तरह के मेथड्स है जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है। देखो ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट इतना बोल सकता है कि अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आप इंडिपेंडेंटली कवर करके चले गए तो आपका एक बहुत अच्छा खासा 60+ का जो टारगेट है वो अच्छे से मीट हो जाएगा। डेफिनेटली 80-90 एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि 80-90 उन बच्चों के लिए जो कभी भी इस तरीके से स्टडी नहीं करते हैं कि भैया मेरे को बस ये बता दीजिए क्या क्या आएगा। ये उन बच्चों के लिए जो भैया लास्ट मिनट में स्टडी कर रहे हैं, जो लास्ट मिनट में ये सोच रहे हैं कि सर हमको 100% तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मुझे ये बता दो कम से कम 70-80% में कवर करके जाऊंगा तो मेरे को किसी भी तरह 60 तक मैं टच कर पाऊं। तो उनके लिए है भाई जो एक बेसिक तरीके से अपना प्रोविजन पढ़ के अपना आंसर दे सके। एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन टूल। आप 100% इस पर रिलायंस प्लेस मत करिएगा। हमने आपको ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे बताया, जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे सेट होगा। अगर आपको हमारे से कनेक्टेड रहना और आपको सीएमए फाइनल डीटी आईडीटी इंटर टैक्स से रिलेटेड और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस लिंक को क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको बहुत सारा रियल टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहेगा सर।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। सिमिलर वीडियोस हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लेकर आएंगे दोस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।